सब क्लास 491 क्या होता है, यानी रीजनल वीजा किस तरह जिसको इसने रिप्लेस किया उससे ये डिफरेंट है, पॉइंट्स कैसे ज्यादा देता है, इसके अंदर क्या क्या जो एट्रीब्यूट्स हैं या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, मैं आज इस हवाले से बात करूंगा। और इसकी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं या जनरल चीजें हैं उसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये है क्या, इसको कैसे हम ले सकते हैं ऑफशोर ऑनशोर सबके लिए। तो मैं आज इस हवाले से जनरली बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस सारे को मैं कवर कर सकूं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं सब क्लास 491 के हवाले से। अच्छा, सब क्लास 491 के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसकी जो लिस्ट है, ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू अदर वीजाज। यानी जो रीजनल वीजाज हैं इसके अंदर इसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट को अगर आप देखें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आती है। बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशन नजर आती हैं, नई ऑक्यूपेशन नजर आती हैं जो आपको 190 या 189 के अंदर नहीं दिखाई देती। तो इसकी सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये एक लंबी लिस्ट रखता है जिसमें बहुत सारी ऑक्यूपेशंस कवर हो जाती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसके जो पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स हैं, वो 15 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि 489 में 10 पॉइंट्स है, इसमें 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके अगर अपने 50 पॉइंट्स भी हैं तो इसके 15 पॉइंट्स को ऐड करके आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है 65 पॉइंट्स के साथ। तो इसका एक ये बेनिफिट है। इसके अलावा ये डिस्टिंग्विश करता है 489 या किसी भी टेम्पररी वीजा से अपने आप को। ये इसका जो वीजा होल्डर है उसको मेडिकेयर में एक्सेस मिल जाती है, मेडिकेयर की एक्सेस मिल जाती है। मिसाल के तौर पर है तो ये टेम्पररी वीजा प्रोविजनल, लेकिन जो दूसरे टेम्पररी वीजाज हैं उसमें आपको हेल्थ जो इंश्योरेंस है उसको मेंटेन करना पड़ता है। 482 देख लें, 485 देख लें, इसके अलावा 494 और भी बहुत सारे वीजाज हैं जिसमें आपको OVHC या आपकी इंश्योरेंस आपको मेंटेन करनी पड़ती है जो आपकी जेब से पैसे जाते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको मेडिकेयर मिलता है। मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ सिस्टम है, लेट्स से आप जीपी के पास जाते हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर योर एग्जामिनेशन जो आपने डॉक्टर से करवाया। तो डॉक्टर के मिलने के, जीपी को मिलने के, ये भी आपको एक बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस सेपरेटली नहीं रखनी पड़ती, मेडिकेयर तक आपको एक्सेस मिलती है 491 के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसमें 2 स्ट्रीम्स होती हैं। 2 स्ट्रीम्स में एक फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम है, एक स्टेट नॉमिनेटेड स्ट्रीम है। लेकिन जो फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम है उसके अंदर जो लिस्ट है वो लिमिटेड है। यानी आपका जो कोई एलिजिबल रिलेटिव है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, उसको होना चाहिए रीजनल एरिया में या उस डेजिग्नेटेड एरिया में एज अ यूजुअल रेजिडेंट, जो कि यूजुअल रेजिडेंट होता है तकरीबन 2 साल से वो वहां पे रह रहा हो। लेकिन इसकी जो लिस्ट है वो एज कंपेयर टू स्टेट नॉमिनेटेड छोटी लिस्ट होती है। एक तो ये है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप के हवाले से, अच्छा, जो कि ये लिस्ट वही लिस्ट है जो कि सब क्लास 189 में आती है। तो ये स्टेट नॉमिनेटेड जो 491 है उसकी लिस्ट बड़ी होती है। इसी तरह जैसे स्टेट जो इसकी जो कि 2 स्ट्रीम है, एक फैमिली स्पॉन्सर्ड, दूसरी स्टेट नॉमिनेटेड। स्टेट नॉमिनेटेड के अंदर इसमें एज कंपेयर टू फैमिली स्पॉन्सर्ड एक लंबी लिस्ट होती है और उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप नॉमिनेट हो जाएं। तो इसकी 2 स्ट्रीम्स होती हैं। इसके अलावा आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट नॉमिनेटेड की रिक्वायरमेंट स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे अगर आप देखें तो अच्छा, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है, रीजन टू रीजन भी वेरी कर सकती है। मिसाल के तौर पे अब आप तस्मानिया में जाएं तो तस्मानिया में देखेंगे 491 की एक ही है फ्लैट आपको नजर आती है रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाएं। लेकिन अगर आप न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स के तकरीबन 14 रीजन्स हैं। अब वो 14 रीजन्स जो हैं स्टेट टू स्टेट, वो रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। आजकल तो इन्होंने स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उसकी भी रिक्वायरमेंट अलग अलग से हैं। तो ये डिपेंड करता है, और है ये स्टेट नॉमिनेटेड, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगेन इसकी लिस्ट बड़ी होती है एज कंपेयर टू फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम। अच्छा, इसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है?
एज रिक्वायरमेंट इसकी 45 है एज जिस तरह दूसरे जनरल स्किल माइग्रेशन की है, और 45 है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, जब आप नॉमिनेट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने EOI की और आपकी एज जो है 45 से ऊपर हो गई, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल रह गए, आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, यानी 45 से ऊपर हो गए। लेकिन जब आप अगर नॉमिनेट हो गए तो आप 45 से पहले अगर नॉमिनेट हो जाए, वो स्टेटहुड भी देख लेती है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपका एक्सप्रेशन करने का कतन ये मतलब नहीं है 45 से पहले कि आप एलिजिबल हैं और जैसे ही आपकी एज ऊपर होगी तो आप एलिजिबल रहेंगे। ये नॉमिनेशन के टाइम पे है, ना कि EOI की सबमिशन के टाइम पे जो 45 इयर्स ऑफ एज है। इसके अलावा इसका पॉइंट टेस्ट, जैसे मैंने पहले बात की, 65 पॉइंट्स जो हैं, 65 पॉइंट्स आपको चाहिए। आपके अपने 50 भी हों, 15 पॉइंट आपको स्टेट देती है, तो आपका पॉइंट टेस्ट ही है। इसी तरह इंग्लिश रिक्वायरमेंट हर जनरल स्किल माइग्रेशन की तरह इसकी जो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट में आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, या उन 5 मुल्कों के पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जो कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट की कॉम्पिटेंट इंग्लिश को सेटिस्फाई करती है। जैसे US का पासपोर्ट है, UK का है, न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है, तो आपको वो जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। अदर देन दैट आपके 6 ईच होंगे तो आप एलिजिबल होंगे और आप ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। 7 ईच में जाएं तो उसको प्रोफिशिएंट इंग्लिश कहते हैं, 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर 8 ईच में जाएं तो इसको सुपीरियर इंग्लिश कहते हैं, जिसमें आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड कैरेक्टर चेक, हर वीज़ा की तरह हेल्थ एंड कैरेक्टर चेक इसमें भी होता है, हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सीरियस किस्म का कंसर्न है बीमारियों के हवाले से, तो ये वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। इस पे कॉमनवेल्थ ने बेसिकली इसके ऊपर बात की हुई है। अगर सीरियस किस्म की कोई इलनेस है तो उसको देखा जा सकता है और ये वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बन सकती है। कैरेक्टर चेक तकरीबन हर वीज़ा में होता है। कैरेक्टर चेक का मतलब ये है कि अगर कोई सीरियस क्राइम किया हुआ है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। सीरियस क्राइम का मतलब ये है कि बड़ा कोई सीरियस किस्म का, लेकिन अगर आपने कभी रेड लाइट तोड़ी थी या पार्किंग टिकट है या इस तरह की है और ये हैबिचुअल नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो सीरियस ऑफेंस, सीरियस क्राइम की सूरत में वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। ये 491 के हवाले से कुछ बातें हैं जनरल भी, और मैं मज़ीद कोशिश करूँगा इस पर और ज़्यादा स्टेट टू स्टेट को लेके चलें। ये एक इतना लंबा टॉपिक है, इसको एक वीडियो के अंदर या एक जो मुनासिब लेंथ की वीडियो के अंदर जो है उसको कवर करना मुश्किल है। अगर आपको इस हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। हम समटाइम्स फ्री कंसल्टेशन रन करते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री कंसल्टेशन की बुकिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू।